नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आज अपने पास स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रविकांत अग्रवाल और उनसे जानेंगे कानून की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में। वर्तमान में बढ़ रही राजस्थान और देश और प्रदेश में जिस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, उनके ऊपर किस प्रकार का कानून है और किस प्रकार से कानून व्यवस्था के रूप में जो दुष्कर्मी है उनको सजा मिल पाती है। सबसे पहले तो रविकांत जी, आपका चैनल में अभिनंदन, स्वागत। पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि वर्तमान में हम जब सुबह अखबार खोलते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सबसे पहले घटना एक ही आती है कि दुष्कर्म का मामला है, वहां पर गैंगरेप हुआ। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या विचार है? देखिए, हिंदुस्तान में जो रेप का कानून है वो बहुत अच्छा कानून है। उसमें रेप के कानून में कहीं कोई परेशानी नहीं है जी। लेकिन चूंकि जो आज का समाज है वो दो भागों में बढ़ चुका है जी। एक, जो रेप की घटनाएं आती हैं, गैंग रेप होना, जो ब्रूटल रेप्स हैं वो वास्तव में कमिटेड रेप्स होते हैं, वो हुए हुए होते हैं। बहुत सारी रेप की घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो कि रेप हुआ नहीं होता है, जैसे कि शादी का झांसा देकर रेप किया या किसी और प्रलोभन को देकर रेप किया। इस तरीके की चीजें जो हैं ये दो भागों में बट गया है जी। ब्रूटल रेप्स के बारे में मैं आपको कहूंगा कि जो हमारी न्यायपालिका है, बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी। जो भी गलत रेप के कारनामे होते हैं उनमें दोषियों को सख्त से सख्त, यहाँ तक कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का भी दंड का प्रावधान है और उनको मिलता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब देखा जाता है कि जो कानून की जो व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं पर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई जगह ऐसे भी होता है कि कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। रेप के मामले में कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एनालिटिकल डेटा जो है वो ये कहता है कि लगभग 80% से ऊपर जो रेप के मुकदमे होते हैं वो झूठे फाइल होते हैं जी। हाल ही में यदि आपने न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो डीआईजी साहब ने भी ये कहा था कि महिलाओं के द्वारा जो ये अपराध की जो घटनाएं दर्ज कराई जाती हैं जी, वो काफी हद तक जो है 48% उन्होंने बताया कि गलत है जी। लेकिन जब न्यायालय में यही चीजें आ जाती हैं और वहां पर यदि आप एक उसका एनालिटिकल डेटा निकालेंगे जी, तो पता चलेगा कि ये 48% ही नहीं, ये 80% से ऊपर है जो कि रेप की घटनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कारण इसका ये है कि हमारा जो कानून है, भारतीय दंड संहिता, जिसके अंतर्गत की अपराध में सजा का प्रावधान है जी, उसमें एक धारा है सेक्शन 90 जी। सेक्शन 90 में महिला की विल और कंसेंट जी को समझाया गया है। सेक्शन 90 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की लाइट में जो है सारे कन्विक्शंस होते हैं। सेक्शन 90 बेसिकली 1860 में बना हुआ वो कानून है जी, जिसमें कि अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। इसी के तहत ये माना जाता है कि किसी महिला को, चूंकि 1860 में परिस्थितियां कुछ अलग थी जी। उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट प्रथा थी, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, यहाँ तक कि शादियों के बाद ही अपने पति के बारे में पता चलता था। तो वहाँ मिसकंसेप्शन जो है, मिसकंसेप्शन जो सेक्शन 90 बताता है कि किसी को बरगला देना या किसी को झूठी इंफॉर्मेशन देकर और उस तरीके से उसके साथ अपराध करना, तो ये उसका आज भी दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि कानून में परिवर्तन हुए, कानून में परिवर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सेक्शन 90 को लेकर कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। एडवोकेट साहब, एक बात निकल के सामने आती है, कई बार देखते हैं कि जो लिव रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उसके बाद कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो जाती है। उन घटनाओं में वो केस एक रेप केस के रूप में माना जाता है या जो रिलेशनशिप में, देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है जी, और लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं जी। लिव इन रिलेशनशिप कोई किसी भी तरीके से दुष्कर्म में नहीं आता है जी। लेकिन प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग रह रहे हैं जी, लेकिन जैसे ही, क्योंकि भारतीय समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल,
तो जैसे ही वो लिव इन रिलेशनशिप आपका किसी भी तरीके से डिस्प्यूट में चेंज होता है, तो डिस्प्यूट में बदलते ही वो रेप एलिगेशन में आ जाता है। जी। और चूंकि सेक्शन 90 जो मिसकंसेप्शन की डेफिनेशन को बताता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी तरीके से जो है बेनिफिट नहीं है एक्यूज वो यानी कि जिसके ऊपर रेप का एलिगेशन आ गया है, और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। एक बात और सामने आती है एडवोकेट साहब की, जब हम देखते हैं अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, तो क्या इस प्रकार का कोई कानून में ऐसा प्रावधान है कि शादी से पहले संबंध बनाना और जब उसके शादी भी हो जाती है, कई बार अक्सर देखते हैं, लेकिन वो महिला उसके ऊपर केस दायर कर देती है? देखिए, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी से पूर्व संबंध बनाना, यदि आप बालिग हैं जी, तो शादी से पूर्व संबंध बनाना किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, यदि आपकी कंसेंट के साथ संबंध बनाया गया हो तो। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो समाज है और सामाजिक दृष्टिकोण है वो बहुत ही तुष्ट है। वो इस तरीके का है कि हम इन चीजों को, हम वेस्टर्नाइज तो हो गए हैं, लेकिन हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी कारण से शादी से पहले जो संबंध बन जाते हैं, और यदि शादी के बाद कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो भी रेप के एलिगेशंस में आ जाता है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान कानूनन तौर पर नहीं है। लेकिन चूंकि कानून में सेक्शन 90 ने जो मिसकंसेप्शन का आपको एक हथियार दे रखा है, उसका बड़ा दुरुपयोग है। वकील साहब, एक बात और निकल के सामने आती है, कई बार देखते हैं कि कोई महिला होती है और वो किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के केस को दायर कर देती है, रेप केस को दायर कर देती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में सरकार को ये चीज देखनी चाहिए, कोर्ट को या न्यायाधीश को ये चीज देखनी चाहिए कि उस व्यक्ति को एक उसका जो अधिकार है, वो जो कानून व्यवस्था को देख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको लीगल रूप से माना जाए या नहीं? देखिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि जब ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद यदि आपका केस जेन्युइन है, यदि आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो आप बरी हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि रेप एलिगेशंस के बाद जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, या कई बार इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि जमानत मिलने में आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, या कई बार टिल ट्रायल चलता है तब तक आपको जमानत नहीं मिल पाती है। तो इसको कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, और वो जो इज्जत पे आंच आती है या आप जो बदनाम होते हो सामाजिक तौर पे, उसके लिए कोई आपको रिलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि कानून में संशोधन की आवश्यकता है, और खासकर सेक्शन 90 में जो मिसकंसेप्शन की डेफिनेशन बताई गई है उसको बदलने की, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने की बहुत आवश्यकता है। वकील साहब, एक बात सर्व समाज के लिए है, सभी आम नागरिकों के लिए है कि जो रेप की घटनाएं वर्तमान में हो रही है, इनको कैसे रोका जाए? देखिए, रेप की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कारण पहले आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप मूल कारण नहीं समझ पाएंगे तब तक आप निवारण तक नहीं पहुंच सकते। मैंने कई बार अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा है, कई बार मैंने टीवी चैनल्स पर देखा है कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना रेप का कारण नहीं होता है। वहाँ ये एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं कि फला महिला तो 40 वर्ष की थी, उसने तो साड़ी पहन रखी थी, उसके साथ रेप क्यों हुआ, या फला महिला जो है उसने सलवार कुर्ती पहन रखी थी, पूरी कवर्ड थी, फिर उसके साथ रेप क्यों हुआ। देखिए, मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट को रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हम दोहरे समाज में जी रहे हैं। एक है पढ़ा लिखा इंडिया, एक है अनपढ़ इंडिया। पढ़ा लिखा और अनपढ़ मैं एजुकेशन के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, आपकी समझदारी के टर्म्स में बोल रहा हूँ। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंडिया, एक समझदार इंडिया वो है जो कि इस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और इसको समझता भी है। और एक सोसाइटी वो है जो कि इस चीज को नहीं समझ पा रही है, ना ही समझने का प्रयास करती है। ऐसे में मूवीज का आना, इंटरनेट, जो सी ग्रेड फिल्में होती है वो, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और उसके साथ साथ जो कॉलेजों में या जो लड़कियों के आजकल परिधान है, वो काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल इसीलिए हो जाते हैं
क्योंकि इन चीजों को देखते देखते सोसाइटी के वो लोग जो कि इस नए कल्चर को एक्सेप्ट एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग साइकोलॉजिकली बीमार पड़ते जाते हैं। साइकोलॉजिकली उनको इस तरीके की विचारधारा बनने लगती है कि कोई महिला है वो जानबूझ के एक्सपोज कर रही है या जो है ये गलत है। तो इस तरीके की साइकोलॉजी डेवलप होते होते वो लोग इस तरीके के दुष्कर्म करने का जो है वो मानस बना बैठते हैं या इस तरीके के अपराध में लिप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल कारण जिम्मेदार है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे वकील साहब की वर्तमान में जो युवा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के सारे जीव हैं। हर चीज वो गूगल से डाउनलोड कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के लिए आपका सभी, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, युवाओं से मेरा तात्पर्य है दोनों से, मेल और फीमेल, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा इस प्रकार की घटनाओं को लेकर? देखिए, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, इंटरनेट पे जो है आप ना एडल्ट कंटेंट देखें ना डालें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली बीमार करने वाली चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। सेक्स एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, ये लाइफ का अभिन्न अंग है। लेकिन जब इसकी ओबेसिटी माइंड में बढ़ती चली जाती है तो आदमी और ज्यादा बीमार होता चला जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें हार्मोन्स के कारण सेक्सुअल डिजायर कम होता है, कुछ में बहुत ज्यादा होता है, और जिन लोगों में ज्यादा होता है और वो इस तरीके की ओबेसिटी में और चले जाते हैं तो वो साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं, वो मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं। और मानसिक तौर पे बीमार होने के बाद या तो वो इस तरीके का कुछ घटनाक्रम कर जाते हैं गलती में या आवेश में आके, या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं वो विकृत जो मानसिकता है वो आपके पूरे लाइफ पर प्रभाव डालती है, आपका करियर वगैरह सब स्पॉइल हो जाता है। युवाओं से मेरी यही अपील है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गलत कंटेंट्स को देखने से बचें। भारतीय संस्कृति से जुड़े, भारतीय संस्कृति जो हमें सिखाती है उससे जुड़े और इन चीजों से दूर रहें, ताकि आप अपने करियर पर, अपने परिवार पर फोकस कर सकें, अपने आप पर फोकस कर सकें और इन चीजों से बच सकें। तो ये थे अपने साथ आज की सीरीज में जुड़े थे एडवोकेट रविकांत अग्रवाल, जो भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए इनकी जो मेहनत का प्रयास है वो बड़े काबिल तारीफ है। इसी प्रकार से समाज के विभिन्न मुद्दों को, कानून व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।